हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह। 18,000 से लेकर 69,000 सैलरी जंप का प्रस्ताव, 3.83 फिटमेंट फैक्टर और 5 यूनिट फैमिली मॉडल और 6% इंक्रीमेंट। अगर ये लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब 8th पे कमीशन को लेकर के बड़ी अपडेट क्या निकल कर के आ रही है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के लेटेस्ट जानकारी क्या है और आगे इसको लागू होने में कितना वक्त लगेगा, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं बेहद ही खास मेहमान मंजीत सिंह पटेल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। जी उर्वशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर आज सर के साथ काफ़ी समय बाद समय मिला है और जो है क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है सर, यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। काफ़ी समय पहले हमने इस पर बातचीत करी थी और तब जी जो है जो कुछ भी जानकारी निकल कर के आई थी, आपने कहा था कि अब सारा फैसला जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। कई सारी मीटिंग्स भी जी हुई हैं इस बीच। सर क्या कुछ डेवलपमेंट अभी तक हुआ है? जी उर्वशी जी, देखिए, मैं कहूँगा कि 8वां जो वेतनमान आयोग है, माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी जो न्यायमूर्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट की रही हैं, उनके नेतृत्व में बहुत तेजी से काम कर रहा है। और लगातार वो अभी सबसे पहले उन्होंने देहरादून से शुरुआत की। देहरादून के बाद फिर दिल्ली में लगातार बैठकें हुई, 3 दिन तक, 28, 29 और 30 तारीख को। तो सबसे पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था है, जेसीएम, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो स्टाफ साइड है, उनकी भी बैठक हुई। कल हमें भी उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला और पूरा जी। आयोग, जितना सभी आयोग के सारे मेंबर्स भी, पदाधिकारी भी और ऑफिसर्स भी उस बैठक में शामिल थे। तो कल की बैठक के बाद बड़ा भरोसा हुआ है कि इस बार जो माननीय आयोग है, एक महिला जस्टिस के साथ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो आई हुई हैं। हम्म। तो हमें पूरा भरोसा है कि जो है पहले से कुछ बेटर होगा, पहले से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। और न्याय के मामले में मुझे लग रहा है कि एक नज़ीर बनेगी कर्मचारियों के लिए। तो 3 फैमिली यूनिट जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक परिवार को जी। 5 फैमिली यूनिट कंसीडर किया जाए। तो मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों पर, और मतलब जो 3.83 का जो फिटमेंट फैक्टर दिया है जेसीएम ने, तो हमने भी उस पर अपनी सहमति दर्ज कराई है कल, कि हमने कोई अलग से फिटमेंट फैक्टर की अब डिमांड नहीं की है। हमने जो जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है, उसी को हमने अपना फिटमेंट फैक्टर माना है। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है पिछले डिस्कशन से लेकर सर अभी तक का ये डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ कि आप जिस तरीके से अब बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो अब नज़र आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जो कुछ भी वर्क प्रोग्रेस हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखने को मिल रहा है। अब सर यहाँ पर जिस तरीके से हमने शुरुआत में भी मैंने जो इंट्रो दिया था उसमें जो बेसिक पेमेंट की बात हो रही है, जिसमें 18,000 से लेकर 89,000 तक का प्रस्ताव जो रखा गया है, और फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें जो प्रस्तावित है 3.83 का, आपको लग रहा है कि ये जो डिमांड है वो ग्राउंड रियलिटीज पर बेस्ड है? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज को लेकर के ऐसा कोई बड़ा डाउट नहीं है। हमने थोड़ा सा कम फिटमेंट फैक्टर रखा था, तो उसकी ग्रॉस सैलरी 83,000 जा रही थी दिल्ली में, और उन्होंने जो रखा है वो 97,000 जा रही है। तो अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 14,000 का डिफरेंस है, वो भी ग्रॉस सैलरी पर। बेसिक में बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब जो है, मैं कहूँगा कि इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो 14-15 हजार रुपए का आज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस मायने नहीं रखता। लेकिन अभी मैं ये बात कहूंगा कि जब पिछले पे कमीशन में, वहां पर भी 3 पॉइंट समथिंग की डिमांड रखी गई थी। जो हम्म। हमारा छठा, मतलब 7वां जो पे कमीशन था, तब हमें 2.57 मिला था। और जी। सरकार यही थी, कोई दूसरी सरकार थी नहीं, 2016 की हम्म। घटना है। और वो मिला था तो हमें 2017 के लास्ट में वो चीजें में भी, मतलब जितनी डिमांड की गई थी उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि हम्म। उस समय 125% ऑलरेडी डियरनेस अलाउंस था। अगर हम्म। आप 125% डियरनेस अलाउंस को रीसेट करते हैं तो वो 2.25 का फिटमेंट फैक्टर तो ऑलरेडी था। हम्म। तो अगर उस 2.25 से बढ़कर के वो 2.57 तक गया, तो इसका मतलब हो कि 32% बैठता है जाकर के ओवरऑल। जी। तो डिमांड तो पहले भी बहुत ज्यादा थी। मेरा हमेशा इस चीज पर फोकस रहा है कि डिमांड आपकी जस्टिफाइड हो, वैलिड हम्म। हो, रीजनेबल हो,
और उसके पीछे जो जस्टिफिकेशन है ना उसका, वो इतना हुँ, स्ट्रॉन्ग हो कि सामने वाला उसको काट ना पाए। जब हुँ, आपका पहला ही पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, फिर दूसरा पॉइंट अगर उसके पीछे भी हवा-हवाई बातें हैं, तो एक डर हुँ, बैठ जाता है। फिर क्या करते हैं कि हम जब जब बड़ी बात करते हैं कि हम बड़ी डिमांड करते हैं, तो पब्लिक तो खुश होती है और तालियाँ बजाती है। फिर जब नहीं मिलता है, तो फिर आप जानते हैं कि कैसी-कैसी मतलब जो है प्रतिक्रियाएँ आती हैं। तो हुँ, हम ये नहीं चाहते कि हम बस ये चाहते हैं कि भले लोगों को कम दिखे, लेकिन जब मिले तो उससे बेहतर लगे कि हाँ, ये इस पर प्रयास किया गया अच्छा। तो अगर हम कुछ कम करते तो कल को ये बात हो जाती कि मतलब कर्मचारियों में ही कहीं न कहीं आपस में एक 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 राय नहीं है। तो हमने हुँ, जो फिटमेंट फैक्टर की बात कही थी, हमने तो मिनिमम काफ़ी उससे कम था, तो उसमें काफ़ी अंतर आ गया था। तो हमने बाकी सारे मुद्दों पर एक राय बनाते हुए 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया है, तो 69,000 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हुँ, आज की डेट में आज की जो मतलब आप देखिए अगर मैं बात करूँ कि छोटी से छोटी फैमिली में भी 25 से हुँ, 30,000 रुपए किचन में चाहिए आज की डेट में। हुँ, हुँ, और कम से कम 2 कमरों के फ्लैट में रहने के लिए 15,000 रुपए का किराया चाहिए। हुँ, तो 50% तो आप केवल किचन और जो आपका मतलब एक्कोमोडेशन है, उसमें ही जा रहा है। हुँ, बाकी जो 50% अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ आज की डेट में, एक हुँ, आम कर्मचारी का, उसके परिवार का कम से हुँ, कम जो है 8 से 10,000 रुपए के बीच में ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च हो रहा है। हुँ, सड़कें जी, अच्छी हो गई हैं और हुँ, लग्ज़री ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है, बहुत कुछ बदल गया है। तो 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के आस-पास हर आदमी अपने ऑफ़िस में आने और जाने में खर्च करता है। तो आप अगर हुँ, ऐसे देखेंगे तो 60 से मतलब जो है 65 हज़ार रुपए तक तो यहीं चला गया, तो सेविंग कहाँ है? फिर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई है, कपड़े हैं, खाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि 69,000 रुपए बेसिक सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, मैं इसे मानता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी के हुँ, पास में ही है और हुँ, सरकार जब देती है तो कुछ न कुछ कटौती भी करती है, हुँ। थोड़ा बहुत तो काटती है, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये ठीक है, 69,000 रुपए की डिमांड। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था कि अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा देखते हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये तर्क है, उनका ये फैक्ट है कि पिछले 10 सालों में जो अगर हम बात करें एजुकेशन की या हेल्थ केयर कॉस्ट की या फूड की या हाउसिंग की क्योंकि किराया भी हम देखते हैं, कुछ समय बाद जो है वो बढ़ ही जाता है अगर हम रेंट जी। पर ही रहते हैं। तो ये जो फिगर आप लोगों की तरफ से दिया गया है 69,000 का, तो क्या ये डेटा ड्रिवन है या फिर एक इंडिकेशन एस्टिमेटेड वैल्यू है दे कि इसके देखिए अकॉर्डिंग जो है? उर्वशी जी, मैं अगर अपनी बात करूँ, हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की बात करें, हुँ, तो जी। हमने महानगरीय डेटा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का निकाला और हाउस हुँ, रेंट अलाउंस का निकाला। जी। तो हमने उसमें पाया कि मिनिमम 8,000 रुपए का खर्चा हमने पाया। और 8,000 रुपए के खर्चे को हम अगर आप आज की डेट में देखें, जो सबसे छोटा कर्मचारी है, जिसे हम लेवल 1 कर्मचारी कहते हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और हुँ, उसको ट्रांसपोर्टेशन के रूप में 1,800 रुपए प्लस डियरनेस अलाउंस मिलता है। मतलब हुँ, ऐसे मान लीजिए कि 1,800 रुपए पर 60% का डियरनेस अलाउंस और मिलेगा। ठीक है? तो मतलब उसको महज़ 27-2800 रुपए उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा मिलता है। अब अगर हमने हुँ, उसकी देखी कि एक एवरेज उस पर खर्चा क्या रहा है, तो देखा कि वो 8,000 रुपए के आस-पास उसका खर्चा आ रहा है। ऑफ़िस से घर, हुँ, घर से ऑफ़िस, ये उसका खर्चा है। मिल रहा है 2800, खर्चा हो रहा है 8,000 रुपए। फिर हमने ये देखा कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, वो हुँ, किस कैटेगरी में कैसे दिया जाता था, तो पे बैंड के हुँ, अनुसार अलग-अलग था, 1800 था, फिर 3600 था, फिर 5400 था, फिर 7200 रुपए था, डीए से लिंक था। तो वो ओवरऑल जो एवरेज था, एक पे बैंड में जितनी सैलरी है, सपोज़ दैट पे बैंड 1 में 5 लेवल हैं, तो पाँचों लेवल का जो पहली बेसिक सैलरी है, उनका अगर आप औसत निकालते हैं, तो औसत का वो तकरीबन-तकरीबन 8% पहुँचता है। जो दिया जा रहा था। और आज की डेट में एक्चुअल में वो 8,000 से ऊपर निकल गया है। तो हमने ये पाया कि करीब-करीब ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 8% की बजाय आज के सिनेरियो में हमें 12% तक वृद्धि करनी पड़ेगी। वो हुँ, 12 से 15% के बीच में रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक महँगा
मतलब जो है खर्चा हो गया है। तो उसके लिहाज से जब हमने देखा तो पाया कि कम से कम 9,000 रुपए प्लस डियरनेस अलाउंस से लिंक्ड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की सुविधा होनी चाहिए। पहली कैटेगरी को 9,000 रुपए प्लस जितना डीए है उतना ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलना चाहिए। ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। इसी तरीके से जब हमने हाउस रेंट अलाउंस निकाला तो हाउस जी। रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी के शहरों में विभाजित कर रखा है भारत सरकार ने। एक्स कैटेगरीज हैं जहाँ पर 50 लाख से ज्यादा की आबादी है। वाई कैटेगरी सिटीज हैं जहाँ 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक की आबादी के शहर हैं। और जेड कैटेगरी जहाँ पर 5 लाख से कम आबादी के मतलब छोटे शहर हैं। अब उर्वशी जी देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं यहाँ से पूरे देश के कर्मचारियों को भी ये बात बताना चाहूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पोस्टिंग है वो किसी जेड कैटेगरी के शहरों में नहीं होती, आम तौर पर नहीं होती। कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जिनकी तो पोस्टिंग होती है, जैसे इंटेलिजेंस के लोग हो सकते हैं, सुरक्षा बलों के लोग हो सकते हैं, या कुछ और थोड़ा स्पेशलाइज्ड जो पोस्ट्स हैं वो हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई जेड कैटेगरी के शहरों में होता ही नहीं है, भले वो रिमोट में हो। हार्ड एरियाज में तो हो सकता है, लेकिन छोटे शहरों में उसकी पोस्टिंग नहीं होती। तो जी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हाउस रेंट अलाउंस केवल 2 कैटेगरीज में बटा हुआ होना चाहिए। हमने तो यही दलील रखी थी कि 2 ही कैटेगरीज में, हालांकि जेसीएम ने उसको 3 कैटेगरीज में रखा है, एक्स वाई जेड तीनों भी रखा है। लेकिन हमने ये अनुशंसा की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक्स और वाई कैटेगरीज में रखना चाहिए। 5 लाख से नीचे की आबादी वाले शहरों और 5 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों के जो महंगाई है हाउस रेंट के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, इनमें ज्यादा अंतर नहीं बचा है। ये अंतर बहुत माइन्यूट है, इसको खत्म कर दिए जाने की जरूरत है। तो वो जो 2 कमरे का फ्लैट, एक किचन, एक लॉबी कह लीजिए, तो अगर उस कमरे को एफोर्ड कोई करना चाहता है तो एक्स कैटेगरी के शहरों में 12 से 15,000 रुपए आज की डेट में खर्च करने पड़ते हैं। और जैसे ही पे कमीशन लागू होगा ये 20-30% ऑलरेडी बढ़ जाएगा, उससे भी ज्यादा ही बढ़ेगा। तो आप मान करके चलिए कि 2027 में 2 कमरों के फ्लैट पर कम से कम 15,000 प्लस रेंट खर्च करना पड़ेगा। और अगर सैलरी 70,000 है, 70,000 का तो 10%, 7,000 हुआ तो 10% तो कम रह गया। अगर 12% भी करते हैं तो 12% भी 8400 रुपए ही होता है। तो हमने उसको 12% से 15% के बीच में कैटर करने के लिए बात कही थी। तो खैर हमने उसमें एक मिनिमम केपिंग लगाई है कि 9,000 से कम किसी को जो है 9,000 रुपए से कम ये ना दिया जाए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। और एचआरए के केस में हमने ये कहा था कि जो 10 और 20 और 30 का जो हमारा रेशियो था जेड वाई और एक्स शहरों का, तो उसको शुरुआती दौर में कम से कम 12, 24 और 36% किया जाए। कम से कम 12, 24 और 36% किया जाए उसको। और अगर हम जेड कैटेगरी को हटा देते हैं तो फिर वो 24 और 36% बचेगा। तो वहां से एक हमें ठीक ठाक, मतलब जो है कह सकते हैं कि एचआरए, ठीक ठाक एचआरए की शुरुआत हो सकती है। और अगर 25% डियरनेस अलाउंस बढ़ता है तो फिर वो बेसिक सैलरी में मर्ज किया कर दिया जाना चाहिए, ताकि एचआरए में भी उसी के अनुपात में वृद्धि हो जाए। ओके। मंजीत सर, जब हमारा लास्ट आपसे इंटरव्यू हुआ था, आपसे बातचीत हुई थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर का जो प्रस्ताव आप लोग दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो अभी के जो अगर हम बात करें एक बेसिक पेमेंट की, अगर उसमें ये ऐड होता है तो वो आय है वो कितना पहुंचेगी। अब मेरा आपसे सवाल ये है सर कि अगर हम बात कर रहे हैं पहले, अगर हम सातवें वेतन की बात करें तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 जैसे आपने बताया। अभी जी अगर जो हम प्रस्तावित देख रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल जंप की तरीके से हम उसको देखेंगे। और साल दर साल अगर हम देख रहे हैं सर तो इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, रुपया भी लगातार गिर रहा है। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो उसमें भी महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जैसे इलेक्शन भी चल रहा है सर, आपने भी सुना होगा कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की खबरें जो हैं जी वो चर्चा में है। इस तरीके से सर अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर की, जिसके नज़रिए से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो उस हिसाब से आगे बढ़ करके हमें मिलेगी।
अब मेरा ये सवाल रहेगा सर कि क्या आइडियल फॉर्मूला, क्या बेसिक फॉर्मूला होगा जिससे जो है वो फिटमेंट फैक्टर को जो है वो सेट किया जाए, उसका अनुमान लगाया जाए? क्या वो डेटा ड्रिवन है? क्योंकि अगर इस तरीके से, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 2026 की, कब तक लागू होता है इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। कुछ सालों बाद हम फिर से जो है वो एक और वेतन आयोग के बारे में बात कर रहे होंगे, तो बेसिक पे जो है अभी अगर हम बात कर रहे हैं 69 की, तो बढ़ करके और बढ़ जाएगा ये। इस तरीके से सर बेसिक पे तो साल दर साल जो है बढ़ता रहेगा, तो क्या उसका जो दबाव है वो सरकारें जो है वो खाता है उस पर जाएगा, या टैक्स पेयर्स पे इसका असर पड़ेगा? तो वो आइडियल फॉर्मुलेशन कैसे होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर का, देखिए या ये आप किस ये तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए जी। उर्वशी जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि एक जो मिथक है कि टैक्स पेयर पर पड़ेगा, जी। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर टैक्स पेयर इस देश में कौन नहीं है। और सर टैक्स पेयर पर मैं अपना जो एक निजी एग्जाम्पल है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं जो है वो क्या नाम है, कैपिटल में रहती हूँ देश के, और यहाँ पर जो है रेंट जो 1 साल पहले जो था अब वो बढ़ा दिया गया, और ये बात मुझे एक दिन पहले पता चली थी। तो जी, ऐसा नहीं है कि वो दबाव क्या नाम है किसी छोटे तो तबके के उर्वशी लोगों जी, पर, मेरा सभी सवाल लोगों ये पर। है कि क्या वो जी। दबाव हम पर नहीं पड़ेगा? जी हम पर सर। भी पड़ेगा, वो दबाव हम पर भी पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसे टैक्स पेयर कह करके हमसे अलग कर देते हो, डिटैच कर देते हो, यही इस देश का दुर्भाग्य है कि सबसे पहले तो टैक्स पेयर हम हैं। हम तो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। हम ये मानते हैं कि पूरा देश टैक्स दे रहा है, लेकिन हम तो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं तो वहां पर भी टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं दे रहे हैं। रही दूसरी बात कि भारत सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, हुँ। तो आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया का चौथा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर है भारत। हुँ। हुँ। और पूरी दुनिया हमारे देश में आकर के निवेश करना चाहती है। हम तीसरी की तरफ अग्रसर हैं। हुँ। हमारी ग्रोथ रेट अभी भी 6% से ऊपर है। अमेरिका की ग्रोथ रेट 2% से कम है, हमारी ग्रोथ रेट 6% से ज़्यादा है। दुनिया का जो सबसे टॉप नंबर पे बैठी हुई हुई इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिहाज से मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर हम ये सोचने लगे कि अगर इनको कुल 4 पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा, तो फिर नौकरियाँ ही बंद कर दो आप। तो क्या नौकरियाँ बंद कर देने से जो लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपग्रेड करने की बात हो रही, वो कैसे करोगे? फिर तो हम बांग्लादेश हो जाएँगे। तो क्या टैक्स बचा करके अच्छा टैक्स बचा लोगों के ऊपर टैक्स पड़े ही ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि टैक्स तो सब पर पड़ेगा ही, हुँ। टैक्स आप पर भी पड़ेगा, हुँ। हम पर भी पड़ेगा। मैं 2.5 लाख रुपए टैक्स साल में देता हूँ, क्योंकि सैलरी लेता हूँ। हुँ। लेकिन मैं जब जिस टैक्स देने की हालत में जब पहुँचा हूँ, जब नौकरी पेशे में आया, कमाने लगा, हुँ। उस समय तक तो सरकार हमें कोई ऐसी बेनिफिट सुविधाएँ नहीं दे रही थी। हुँ। हमारी भी ये शिकायत है कि जब हम स्टूडेंट थे, जब हमने पढ़ाई-लिखाई की, हम छप्पर के घरों से निकल कर के यहाँ तक आए, तब सरकार ने हमें अगर कोई सुविधा दी, तो 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ने की। इसके हुँ। अलावा तो मुझे कोई सुविधा नहीं दिखी। हम हुँ। ₹60 महीना फीस देते थे, वो फीस तब ₹60 जब देते थे, तो वो ₹60 भी कम फीस नहीं थी। हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा हमें कभी कोई ऐसा तो बेनिफिट नहीं मिला कि मतलब जिससे हम कह सकें, लेकिन जब हमने कमाना शुरू किया तो सरकार को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स तो ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए टैक्स का दायरा भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कुछ चीज़ों में घटेगा तो कुछ चीज़ों में बढ़ेगा। और लोगों की परचेज़िंग पावर भी बढ़ेगी और लोग अपने मतलब जो है लाइफ़ जो उनकी स्टाइल होगी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। यही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं। या तो फिर आप भूटान हो जाइए, हैप्पी रहिए, आप फल खाइए और 300 लोग ही अपने देश में एंट्री करने दीजिए और हैप्पी-हैप्पी रहिए, लेकिन आपकी तो पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, करोगे क्या? उसके लिए खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात जो है, मैं बार-बार कहता हूँ, प्राइवेट फर्मों की मैं अगर प्राइवेट कंपनियों के कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूँ, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हम कम से कम ₹21,000 मतलब जो है मिनिमम वेज दे रहे हैं महीने में। हुँ। साइन तो कराते हो आप 21,000 पे और देते नहीं हो आप 8,000 भी। इसके खिलाफ तो आंदोलन होना चाहिए।
तो ये जो बाहर से कुछ दिखाया जाता है, अंदर से कुछ होता है, और ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा रहता है कि सरकारी कर्मचारियों का 10 साल में वेतन आता है। अब देखिए उर्वशी जी, मैं आपको यहाँ छोटी-सी एक बात बताता हूँ। जी। जिस व्यक्ति ने लेवल 1 में 18,000 रुपए से शुरुआत की थी, हुँ। 2025 के दिसंबर में, यानी पिछले साल 4 महीने पहले दिसंबर में उसकी सैलरी 36-37 हज़ार पहुँची है। मतलब 10 साल में केवल 36-37 हज़ार तक का उसका सफ़र है, और उस 36-37 हज़ार के सैलरी में वो अपने 2 बच्चे पढ़ा रहा है, अपने माता-पिता का ख़्याल रख रहा है, मेडिकल की ज़रूरतों को भी उसी में पूरा कर रहा है, और हुँ। अपना किराया भी दे रहा है। अब आप ही ज़रा बताइए कि 36,000 रुपए में क्या पॉसिबल है दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में? लेकिन वो 10 साल से ऐसे ही उसी द 36,000 रुपए में काट रहा है। मतलब 10 साल की लाइफ में 18,000 से 36,000 तक का सफ़र। जबकि प्राइवेट सेक्टर में तो आप देखते हैं कि कम से कम 10 साल में 4-5 गुने का अंतर आता है। तो हम लोग तो हमने तो कल ये भी डिमांड रखी, माननीय जो सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी साहब हैं, जो मतलब आयोग की तरफ से बातचीत कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि भले ये 8वें पे कमीशन के पर्व्यू में नहीं आता है, तो हमने कहा कि सर 10 साल में आप खुद देखिए 18,000 वाला 37,000 पे पहुँचा है। तो जब 10 साल में इतना लंबा सफ़र होता है, एक आदमी को अपने जीवन काल में महज़ 3 पे कमीशन मिलते हैं। मुश्किल से 3 हुँ। पे कमीशन मिलते हैं, और उन तीनों पे कमीशन में ये स्थिति है कि 10 साल तक उसे सफ़र करना पड़ता है एक पे कमीशन के लिए। उसे ग्रोथ कितनी मिलती है? 32% की। पिछले पे कमीशन में तो 32% मिला, और जब आप उसको ओवरऑल देखोगे तो वो 14-15% बैठता है आकर के। अभी जो भारत सरकार की जो नेशनल इंश्योरेंस है कंपनियाँ, तो उनका अभी कह लीजिए सेटलमेंट प्लान कह लीजिए या पे कमीशन कह लीजिए, अभी 3 महीने पहले ही आया है, उनको 16% का ग्रोथ मिला है, 16%। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, उन्हें कम से कम 5 साल में 16% का मिलता है, तो 10 साल में 32% ही हुआ, अगर उसको हुँ। डबल कर दो। तो इस लिहाज से आप पे कमीशन को 10 साल से पहले क्यों नहीं ले आते? आप भी 5 साल में ले आइए, हमें 32% 5 साल में दे दीजिए। कम से कम अगली बार जब हम पे कमीशन ले रहे होंगे, तो उसका भी तो हुँ। 32% मिलेगा, तो कुछ तो कुमुलेटिव बढ़ेगा। तो हुँ। ये लोगों के बारे में मिथक बिठा दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की बहुत ज़्यादातर है। कितने सरकारी कर्मचारी? अभी कोरोना आ गया, तो किस प्राइवेट हुँ। आदमी को लगा दिया गया कि भाई जाओ तुम एयरपोर्ट पे जाकर के शिनाख्त करो जाकर के। किस आदमी को लगा दिया गया प्राइवेट वाले को कि घर-घर जाकर के जो है गिनती करो किसको कोरोना हुआ है, किसको कोरोना नहीं हुआ। अभी सेंसस होने वाला है। जो है फ़रवरी में सेंसस शुरू होगा। तो हमें कोई बता दे कि प्राइवेट आदमी कह दे कि हमारी ड्यूटी लगा दो भैया। तब तो सरकारी सिस्टम ही लगाएगा जाकर के, कहीं कोई आपदा आ जाती है, तो सरकारी कर्मचारी लगा दिया जाता है। तो हमारे देश में ऐसा लोगों का माइंडसेट कर दिया गया कि सरकारी कर्मचारी का कुछ अच्छा वेतन जब सरकारी कर्मचारियों का बढ़ना होता है, तो प्राइवेट वाले उस बहाने में जबरिया महँगाई बढ़ा देते हैं। ऑटोमैटिकली मकान का किराया बढ़ा देंगे, सब्जियों के दाम बढ़ जाएँगे। ये परंपरा ठीक नहीं है। मिलता है उसे 30%, उसके चक्कर में बाकी लोगों पर इसका असर पड़ता है, और उसका हुँ। दोषी कौन गिना जाता है? सरकारी कर्मचारी, जो 14% लेकर के घर जा रहा होता है। तो ये दुर्भाग्य है कि हम सारे लोग टैक्स पेयर हैं, और इसका मतलब ये है कि एक बेहतर इकोनॉमी होगी, बेहतर सैलरी होगी, तो कम से कम कुछ लोगों को अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, उनके परिवार भी मुख्य धारा में आएँगे, ये इम्पोर्टेंट है। हुँ। ये सैलरी का सीधा रिलेशन वेलफेयर से है, वेलफेयर स्टेट से है, वेलफेयर ऑफ पीपल्स है, वेलफेयर ऑफ सिटीज़न्स है। सैलरी का मतलब ये कोई बनिया की दुकान नहीं है कि मतलब जो है यहाँ हम कोई खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। जी, उर्वशी। चलिए आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले पीसीआर टीम आप ज़रा स्क्रीन पर जो अन्य बड़ी माँगें हैं, उसको लेकर के जो हमने ग्राफ़िक्स तैयार करे हैं, वो ज़रा दिखाइए, ताकि उस पर एक-एक करके सबकी राय ली जाए कि और क्या कुछ माँगें देखने को मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मिनिमम सैलरी कितनी होगी बड़ा मुद्दा है, फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से डिसाइड होगा, डीए मर्ज होगा या नहीं। लगातार जो है वो दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स भी की जा रही हैं, कई सारी बैठकें भी हो रही हैं, मंजीत सर भी कई सारी बैठकें कर चुके हैं, क्या रियलिटी वहाँ से निकल कर के आई है। अब देखिए बड़ी माँगें क्या है, एनुअल इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। एचआरए और अलाउंस बढ़ाने की भी माँग है, और साथ ही साथ स्क्रीन पर आप लगातार अन्य माँगें भी देख रहे हैं। फैमिली यूनिट्स जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। सर सबसे पहले तो फैमिली यूनिट्स पर आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्या आपको सस्टेनेबल लग रहा है? क्योंकि पहले तो जो है हमने आपसे भी पहले बातचीत करी है कि फैमिली मेंबर के 3 यूनिट्स को कंसीडर करके की सैलरी तय की जाती थी।
अब 5 जनों के खर्चे की बात हो रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? भारत जो है संयुक्त हुँ, परिवार का सबसे बड़ा, सबसे अहम उदाहरण रहा है। जहाँ हुँ, चाचा-चाची, ताऊ-ताई, ग्रैंड पेरेंट्स वो भी परिवार का हिस्सा रहे हैं। पूरी हुँ, दुनिया में परिवार में मतलब अगर एम्प्लॉयी का परिवार जिसको हम कंसीडर करते हैं, उसमें क्या है, एम्प्लॉयी है, उसका स्पाउस है और उस एम्प्लॉयी के मदर-फादर हैं यानी पेरेंट्स हैं और उस एम्प्लॉयी के 2 बच्चे हैं। मतलब ये पूरी हुँ, दुनिया में है, ऐसा नहीं कि भारत में। और भारत में जब तनख्वाह देने की बात आई, तो बोले नहीं, नहीं, नहीं परिवार तो केवल हस्बैंड-वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। हुँ, क्या आप इस बात पे इत्तेफ़ाक रखेंगे कि परिवार केवल हस्बैंड-वाइफ और उसके बच्चे हैं? हम माँ-बाप को कहाँ आश्रम में छोड़ देंगे जाकर के? और अब तो भारत वैसे ही बुजुर्गों का देश हो रहा है। तो पूरी दुनिया में मतलब ये सिनेरियो है, लेकिन हमारे यहाँ सिनेरियो कुछ अलग ही हो गया। तो हमने हुँ, ये कहा कि भाई परिवार का मतलब है कि हम नौकरी पाते ही हमने अपने माँ-बाप को जंगल में थोड़ी छोड़ दिया है। वो हमारे हुँ, परिवार का हिस्सा हैं। अब हम उन पर डिपेंडेंट्स थे, अब वो बुजुर्ग हो गए, अब वो हम पर डिपेंडेंट्स हैं। और जब बुजुर्ग होते हैं, परिवार जब बुढ़ापे की तरफ लोग बढ़ते हैं, तो खर्चे बढ़ जाते हैं। क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं और बुढ़ापा हुँ, बिना दवाइयों के गुज़रता नहीं है। और आप देखिए कि आज़ादी के समय हम लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो 40-42 साल के आसपास थी। बढ़ते-बढ़ते हम 70 साल को पार कर गए। अब हमारे यहाँ लोग अच्छी और हेल्दी लाइफ जीने लगे हैं। धीरे-धीरे अगले 10 से 15 साल में ये स्थिति होगी कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल को पार कर जाएगी। तो 10 से हुँ, 15 साल के आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप जहाँ कहीं भी निकल जाएँगे, पार्क में, सड़कों पे, तो आपको 55 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोग नज़र आएँगे। उस हुँ, समय आपको यंगस्टर कम दिखेंगे, बच्चे कम दिखेंगे और ऐसा लगेगा कि हुँ, पूरा हिंदुस्तान बूढ़ा हो गया है। ये सिनेरियो होने वाला है। तो उस लिहाज से ये ज़रूरी था कि पेरेंट्स को फैमिली यूनिट में कंसीडर किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 5 फैमिली यूनिट की डिमांड कर ली। डिमांड क्या कर ली कि पूरे देश में तहलका मच गया। तो हुँ, लोगों की मानसिकता एक तरफ तो सेंसिटाइज़ होते हैं, लेकिन जब कर्मचारियों के बारे में बात आती है, तो लोग कहते हैं कि 3 से 5 जस्टिफाई नहीं होगा, इससे बोझ बढ़ेगा। बोझ नहीं बढ़ेगा साहब। सर पे परिवार का हिस्सा वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बस वो सैलरी का हिस्सा नहीं थे। अब सैलरी का भी हुँ। हिस्सा होंगे, ये हमारी डिमांड है। ओके सर, यहाँ पर जो एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर के जो मांग की गई है 3% से बढ़ा करके जिसको 6% तक करने की मांग है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे और समझना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं अपने साइड की बात करूँ, अगर हम प्राइवेट स्पेस की बात करते हैं तो सर एक जो हमेशा से ही कॉमन एक सेंटेंस, एक क्या कह लीजिए कमेंट है जो हर आप दूसरे व्यक्ति से सुन लेंगे अगर आप किसी कंपनी के नीचे ऐसी चाय पीने चले जाएंगे कि देखिए सामने वाला इतना काम नहीं मिल करता है जितना उसको जो है इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर एनुअल इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो क्या जो गवर्नमेंट स्पेस है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड होना चाहिए या फिर अक्रॉस द बोर्ड इसे लागू होना चाहिए? आप इसे कैसे देख रहे हैं और हमें हमें समझाइए सर कि इसको किस तरीके से लागू उर्वशी होना जी, चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया सवाल रखा है आपने कि क्या वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए पूरी देश का जो प्रोडक्शन है, जिसे आप जीडीपी कहते हो, जीडीपी का हुँ, मतलब है कि देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, हुँ, कंपनियाँ हैं, जो भी हैं, उन सबके प्रोडक्शन की वैल्यू है जीडीपी। हुँ, जीडीपी में हमारी ग्रोथ 6% से ऊपर की है सालाना की। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारी हिस्सेदारी 6% की है। इसमें क्या गलत माँग लिया हमने? जब हमारे क्या आप ये कह रहे हैं कि देश की जीडीपी में हमारा कोई योगदान नहीं है? अरे हम तो देश के निर्माण में काम कर रहे हैं। देश के हुँ, 25 लाख शिक्षकों से ज़्यादा निर्माण का कार्य और कौन कर रहा है बताइए? हम तो ये कह रहे हैं कि देश के पूरा सिस्टम को चलाने वाले सरकारी कर्मचारियों के अलावा और कौन है? हुँ, बड़ी-बड़ी कंपनियों की अगर मैं बात करूँ, तो बड़ी कंपनियाँ जब डूबने लगती हैं, तो सरकार कहती है 12,000 करोड़ रुपए आपका माफ़ कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी कभी आंदोलन नहीं किया। उसने तो कभी नहीं बोला कि आपने फलानी कंपनी का 12,000 करोड़ कैसे माफ़ कर दिया? आपने 1 लाख करोड़ रुपए उन पर कैसे छोड़ दिया? कभी किसी सरकारी कर्मचारियों के संगठन को आपने इस बात के लिए आंदोलन करते देखा है कि फलानी सत्यम कंपनी डूब रही थी, तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, इनके इनके इतने ऋण माफ़ कर दिए जाएँ? या फलानी ये कंपनी डूब रही थी तो उन पर उनके इतने ऋण माफ़ कर दिए जाएँ। तो ऐसा तो कभी सरकारी कर्मचारी ने कभी विरोध नहीं किया। तो हुँ, ये जब जो देश की जीडीपी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन सीधी-सी बात है 6% से ऊपर का है। तो हमने 6% इसलिए भी माँगा है
कि 3% बढ़ा करके आपने पिछले 70 साल से देखा कि हमारी सैलरी 10 साल में दोगुनी भी नहीं हो पाई। 18,000 वाला बेचारा 36,000 पे पहुँच रहा है। तो जब 6% बढ़ेगी, आप चाहे पे कमीशन फिर 10 साल में आएगा, तो भी लोग इतना परेशान नहीं होंगे। 6% बढ़ेगा, उधर 3 से 4% साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, तो कम से कम उसे साल भर में 10% की हाइक मिल सकती है। ये हमारा क्युमुलेटिव एक आइडिया है कि हम चाहते हैं कि एट लास्ट कम से कम कर्मचारी की 10% सैलरी साल भर में बढ़ जाए। तो हमने क्या ज़्यादा माँग लिया, प्राइवेट सेक्टर तो 30% तक देते हैं, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। और रही बात प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में हमारी हिस्सेदारी 6% की है, सीधी-सी बात है। हमने तो ज़्यादा माँगा ही नहीं, हम तो बस अपना हक ही माँग रहे हैं सरकार से। और प्राइवेट कंपनी जो अपना अपना जीडीपी दिखाए कि उसका जीडीपी में कितना ग्रोथ है, उतना उसके कर्मचारी माँगेंगे और वाजिब-सी बात है, उतना मिलना चाहिए। अगर आप मीडिया के सेक्टर में काम कर रही हैं, अगर आपका मीडिया कंपनी उसकी जीडीपी जो ग्रोथ रेट है 10% से ऊपर है, तो आप भी ऑब्वियसली अपने जो आपका जो भी है सीईओ है या जो भी है उसका मालिक है या जो भी उसका उसको रन करता है, तो उससे डिमांड करेंगे कि भाई हमारी इतनी हिस्सेदारी है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसमें क्या गलत? चलिए, यहाँ पे सर एक और फैक्टर जो हमने देखा कि पेंशन का जो रिवीजन है उसको लेकर भी मांग हो रही है। एम्प्लॉयज़ और यूनियंस जो है लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के मांग कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी इसको लेकर के एक बड़ी चर्चा की थी। सैलरी हाइक के साथ ओपीएस को जोड़ करके देखना, आपको लग रहा है फिस्कल रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा रहा है या फिर किस एंगल से इसको देखिए समझा सकते देखिए, जी। देखिए एक बात है, देखिए एनपीएस की जो प्रॉब्लम्स हैं, कल जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो हुँ, माननीय जो है आयोग की तरफ से ये सवाल कहा सीधे-सीधे बोला गया कि देखिए, जो चीज़ फिज़िबल नहीं है, उस पे बात नहीं करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका तरीका और मैंने भी कहा सर मैं उस पे बात नहीं करूँगा जो फिज़िबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। इफ हुँ, देयर इज़ impossible to scrap the NPS, then we will leave the topic and we will suggest something new. तो हमने कहा हम वो न्यू सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम कैसे एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करने का एक फ़ॉर्मूला उनके सामने रखा, तो उनको काफ़ी ठीक लगा। तो उन्होंने कहा इस पर बातचीत की जा सकती है, समझाइए आप क्या समझाना चाहते हैं? फिर हमने उनसे कहा एक बात बताइए सर, कोई 3 व्यक्ति हैं सपोज़ दैट, तीनों हुँ, की डेट ऑफ बर्थ सेम है, तीनों एक ही दिन पे रिटायर होंगे। अगर हुँ, एक आदमी नौकरी करने के 1 साल के बाद मर जाता है, तो उसको 50% हुँ, पेंशन मिलेगी, उसका जितना पैसा कटा था वो सब मिल जाएगा। दूसरा मान लो 10 साल के बाद मर गया, तो उसको भी वही हुँ, होगा, उसको उसका पैसा मिल जाएगा, हुँ, 50% पेंशन मिलेगी। तीसरा मान लो रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले मर गया, उसको भी वही लाभ मिलेंगे। तो चौथे आदमी की क्या गलती है कि उसने 42 साल बेदाग नौकरी की, हुँ। 42 साल तक सेवाएँ दी, तो उसको रिवार्ड के तौर पर वो चीज़ आप क्यों नहीं दे सकते? आप सेंसिटाइज़ेशन एक तरफ देख रहे हो, ये अच्छी बात है। बुरे वक़्त में आपने एक बेहतर विकल्प दिया, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन जिसने 42 साल तक 44 साल तक अगर देश की सेवाएँ की, तो उसको वही अवार्ड देने में आपको क्या दिक्कत? हम ये बात माँग रहे हैं, हम अपनी सेवाओं के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी? सेवाओं के बदले सिक्योरिटी की गारंटी थी। तो हमने कहा हुँ, एनपीएस में भी वही दे दीजिए, अगर हमने इतने साल नौकरी की, तो आप हमको ये विकल्प दो। तो हमने ये डिमांड रखी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जितना कि इसको गाया गया है, कि ये देश के ऊपर इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। अब तो नौकरियाँ ही आपने 30% का डिडक्ट कर दी छँटनी कर दी, नौकरियाँ बची नहीं। जितना हुँ, भी हमारा जो जिसे हम ग्रुप डी कहा करते थे, ग्रुप डी की तो आपने भर्ती बंद कर दी। पूरा सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की थी। वो सारा पैसा तो हुँ, आपने बचा लिया। वो आपने दे हुँ, दिया आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिया। वो तो ₹8,000 में काम चला रहे हैं। तो भर्ती तो हो ही नहीं रही है उस उधर। तो हुँ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरियों की संख्या में भी कमी आ गई है मैडम। तो वो इतना बड़ा अब ये फैक्टर नहीं है कि इसको लेकर के इतना हाय-तौबा मचाई जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने में भी कुछ सरकार का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। सलीके से अगर चीज़ों को किया जाए, तो हुँ, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बहाल किया जा सकता है और एनपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। चलिए अब सर एक आखिरी सवाल पूरा सम अप के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो कुछ भी माँगे हैं क्योंकि लंबे समय से इस पर जो है वो बातचीत हो रही है ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से अभी भी आउटकम निकल कर के नहीं आया है, कोई एक ऑफ़िशियल कमिटमेंट भी निकल कर के नहीं आया क्योंकि बजट के टाइम पर भी हमने इस पर चर्चा की थी। हमने आपसे पूछा था कि बजट में तो इसको लेकर के कोई भी स्टेटमेंट निकल कर के नहीं आया है।
अ, अभी अगर हम बात करें सर, चूँकि अभी तक कोई भी ऑफ़िशियल कमिटमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि जो मीटिंग्स हो रही है, अब आउटकम कुछ न कुछ पॉज़िटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अनुभव के नज़रिए से सर हम समझना चाहेंगे कि अगर 100% किसी चीज़ पर सहमति बनना, ये कह देना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन किन पॉइंट्स पर जो है चीज़ें फाइनल आउट होती हुई नज़र आती हैं? और अगर हम बात करें एक सम अप प्रपोज़ल की, तो आमतौर जी। पर कितनी कटौती के साथ जो है वो ये चीज़ें सॉर्ट होती हुई आप देख देख पा रहे हैं? देखिए, केवल माँगने से मिल जाता तो हम पूरा पहाड़ माँग लेते। जब हम तो जी। भिखारी बन कर के गए ही हैं माँगने के लिए, जब हम भिखारी बन चुके हैं तो हमको माँगने में शर्म नहीं आएगी। लेकिन माँगने के पीछे लॉजिक्स, रेशनल हुँ, और मतलब जो है तमाम तरह की वैलिडेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रक्रिया हैं जिनको हुँ, फ़ॉलो करना पड़ता है और वास्तव में नीड क्या है। ऐसा नहीं हुँ, कि हम कोई मतलब किसी दूसरे का हक छीन करके अपने पेट में भर लेंगे, वो वाली डिमांड भी नहीं करने वाले हम लोग हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही वैलिड जो डिमांड्स हैं, वही की हैं। ऐसी कोई डिमांड मतलब नहीं की है जो जस्टिस से कहीं दूर हो, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जो बात रही है 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की, फिटमेंट फैक्टर सरकार आयोग कैसे देता है, कैसे उसको कैबिनेट मंजूरी देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको कैसे मंजूरी देती है, वो तो समय के गर्त में है, कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। हमारा काम है सही तरीके से अपनी बातों को रखना और एकमत कभी नहीं कोई हो सकता, ये भी संभव नहीं है। ऐसा होता तो राम-राज बहुत समय पहले आ जाता और हुँ, कब से हम राम-राज की परिकल्पना देख रहे हैं, तो ये भी संभव नहीं है कि राम-राज अचानक से आ जाएगा। और ये भी सच है कि जो आप माँगते हैं, वो कभी पूरा नहीं मिलता, कुछ-कुछ रह जाता है। तो कोशिश करते हैं कि अगर हमें ₹100 चाहिए तो हम कहें क शुरुआत करते हैं कि चलो 150 माँगेंगे, तो 80-90 तक या ₹100 तक तो फिर भी सरकार आएगी। ये भी एक एक ट्रेंड है, एक तरीका है, कुछ लोग उसको भी फ़ॉलो करते हैं। तो हमें ये भरोसा है इस बार कि इतना मिलेगा हमको जितने के हम हकदार हैं और जो कमियाँ हैं, ख़ास करके जो बेसिक सैलरी को लेकर के, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर के या फिर मैं कहूँ कि फैमिली यूनिट्स को लेकर के, सरकार हुँ, 5 फैमिली यूनिट ज़रूर कंसीडर करेगी और कुछ चीज़ें हमने नई डिमांड करी हैं, जैसे आज डिजिटल ज़माना है, हाई ब्रॉडबैंड चाहिए, एआई चाहिए, बिना एआई के आप अपडेट नहीं रह सकते। बहुत सारा डेटा मतलब जो है प्रोसेस करना होता है, तो एआई अब बहुत एसेंशियल हो गया है। तो उसके हुँ, उस तक रीच चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर्स की जगह चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ छुट्टियों की हमने साल में 2 छुट्टियाँ माँगी हैं उर्वशी जी, केवल 2। हुँ, हमने मतलब जो है 45 दिन का सोशल ऑब्लिगेशन लीव की डिमांड करी है, स्पेशल पहले से जिस दिन आदमी नौकरी में आए, उस दिन और फैमिली केयर के लिए 45 दिन, टोटल 90 दिन की हमने डिमांड की है पूरी नौकरी के दरमियान। तो आम तौर पर 20-22 साल में जो आदमी नौकरी में आता है, तो आप उसको देखिए अगर जो आदमी 20 साल की उम्र में नौकरी में आ गया, तो वो कितने साल करेगा? 40 साल नौकरी करेगा। 40 साल को अगर आप 90 से भाग करोगे तो 2 से कुछ ज़्यादा 2.1 पहुँचेगा जाकर के। तो हमने 1 साल में 2 छुट्टी माँग करके कौन-सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन 90 सोचोगे जब आप तो आपको ऐसा लगेगा अरे राम, राम, राम इनको 90 छुट्टियाँ मिल गई। हमने टोटल 90 दिन की डिमांड की है। सरकार 90 दिन देती है, 80 दिन देती है, 45 दिन देती है, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन अगर 45 दिन भी देगी तो साल में हमको 1.1 छुट्टी मिलेगी। 1 साल में 1 छुट्टी। और उसके लिए भी लोग सोचते हैं कि 45 दिन की हमने छुट्टी माँग ली। आप सोचिए ज़रा 45 साल तक, 42 साल तक जो आदमी नौकरी करेगा, साल में 1 दिन तो छुट्टी ले सकता है ना। सोशल ऑब्लि उसके घर में मुंडन है, ब्याह है, पार्टी है, शादी है या कोई धार्मिक कथा करनी है। हम तो उस परिवेश के लोग हैं, हमारे यहाँ कथाएँ भी होती रहती हैं। हुँ, तो वो करने हैं या सबसे बड़ी बात है कि नौकरियों में आने के बाद ही लोग अपनी शादी करते हैं। पैरेंट लीव तो दे रखी है जिसे जिसे पैटर्निटी लीव कहते हैं, वो तो दे रखी है कि जब आपके बच्चा पैदा हो, तो आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। हुँ, अरे बच्चा तो तब पैदा होगा जब शादी के लिए छुट्टी दोगे। शादी के लिए छुट्टी नहीं, बच्चा कहाँ से आएगा? तो ये एक बड़ा मतलब अजीबो-गरीब सी बात है, लेकिन सच्चाई तो यही है, पहले उसकी शादी करने के लिए 2-4 दिन की छुट्टी दे दो ताकि उसे विदाउट पे ना होना पड़े। तो कुछ-कुछ ऐसी हमारी रीज़नेबल हैं और बड़ी ही जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, वो हमने रखी हैं। भरोसा है कि इस बार पे कमीशन में और माँ सरस्वती से बढ़िया और कौन वरदान देगा इस बार हमको। मैं तो कहूँगा कि जो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, वो हमें एक माँ सरस्वती के रूप में मिली हैं और सरस्वती का वरदान मिलेगा, सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम लोगों की इस बार काफ़ी जो माँगे हैं वो पूर्ण होंगी।
चलिए, थैंक यू सो मच मंजीत सर अपना समय हमारे साथ देने के लिए, और काफ़ी सारी जानकारी, हमेशा ही आपसे बातचीत होती है तो पता चलती है एड्स पे कमीशन को लेकर के, और साथ ही साथ ओपीएस और एनपीएस को लेकर के जो तकरार चल रही है उसको लेकर भी। और आज की डिस्कशन से इतना तो समझ आ चुका है कि राहत की खबर जो है वो जल्द से जल्द हमें सुनने को मिलेगी, कर्मचारियों को सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखें, आप लोग अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और कौन-कौन सी ऐसी माँगे हैं जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि हम मंजीत सर से आगे का डिस्कशन भी करें और आप उन्हें सुनना भी चाहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। क्या